हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। सॉरी, जुकाम हो गया है। पहला पॉइंट है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। देखिए, COP27 का जो आयोजन इस बार हो रहा है वो मिस्र में हो रहा है। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, UFCCC का है और 2021 में 26वां जो कॉप सम्मेलन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में हुआ था। 2026 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ की अवधारणा को लाइफ की जो अवधारणा है उस पर चर्चा किया था, यानी किस तरह से जीवन शैली होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रख करके मिस्र में 2022 का जो कॉप सम्मेलन होना है, 2027 का जो हो रहा है, वहाँ पर भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP और भारत के पर्यावरण मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से मिस्र में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है 18 साल से 23 वर्ष तक के बच्चों का, युवाओं को कह लीजिए, क्योंकि युवा होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। युवाओं को उनके जीवन शैली पर चर्चा करनी है और उनका उद्देश्य है कि इनके जीवन शैली के माध्यम से विश्व में एक संदेश दिया जा सकता है। यानी भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने संयुक्त रूप से मिस्र में COP27 के एक कार्यक्रम में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि COP27 का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। इसका उद्देश्य है 18 से 23 वर्ष के बीच युवाओं को स्थायी जीवन शैली के लिए संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। और यह अवधारणा आई कहाँ से? 2021 में COP26 सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ की अवधारणा को पेश किया था और इसी लाइफ की अवधारणा को ध्यान में रख करके इन आवर लाइफ टाइम अभियान को शुरू किया गया है मिस्र के द्वारा, भारत के और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। देखिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से 1989 में हरियाणा सरकार ने
हरियाणा सरकार ने एक उत्सव गीता पर मनाने का निर्णय लिया था, यानी गीता महोत्सव मनाना प्रारंभ किया था। 1989 से 2015 तक यह उत्सव प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना शुरू रहा। एक राष्ट्रीय पर्व तो नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेला इस तरह से लगता था कि जैसे लगता था कोई एक राष्ट्रीय पर्व हो। इसकी उपस्थिति, इसकी विश्वसनीयता और इसके प्रभाव को देखते हुए 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा और भारत सरकार के अनुमति के साथ। जब इस तरह की स्थितियां हुई, अब 2016 से प्रत्येक वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है। अब 2022 में भी इसका आयोजन किया गया। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 तक, यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही ये समाप्त हुआ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया गया हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने उद्घाटन किया और इस महोत्सव में वो शामिल हुई। इसमें तमाम तरह के आयोजन किए गए, जिसमें गीता मैराथन और गीता क्विज भी का आयोजन भी शामिल था। हरियाणा सरकार ने 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से कुरुक्षेत्र शहर में गीता महोत्सव का आयोजन करने का फैसला लिया था और उसके बाद 2016 में हरियाणा सरकार ने इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है G20 सम्मेलन 2022। देखिए, 2022 के लिए अध्यक्ष कौन है G20 का? इंडोनेशिया। कोई भी देश 1 साल के लिए अध्यक्ष होता है, तो इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 से 2021 से नवंबर तक अध्यक्षता उसके पास थी। अब 2023 की अध्यक्षता किसके पास होगी? 1 दिसंबर 2022 को भारत अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभालेगा। भारत औपचारिक रूप से अध्यक्ष बनेगा, जो नवंबर 2023 तक अध्यक्ष रहेगा। यानी जो 2023 में G20 की अध्यक्षता होगी, G20 की अध्यक्षता 2023 जो होगा वो भारत की अध्यक्षता में होगा, भारत के अध्यक्षता में होगा। G20 20 देशों का, जो विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। इसे 1999 में गठित किया गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जो देश इसका अध्यक्ष होता है वही इसकी पूरी व्यवस्था करता है। तो अभी हाल ही में 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में
17वां संस्करण आयोजित किया गया। राष्ट्राध्यक्षों का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 महामारी और रूस और यूक्रेन युद्ध ये प्रमुख मुद्दा बना रहा, इस पर चर्चा किया गया। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की औपचारिक रूप से अध्यक्षता संभाल लेगा, यानी 2023 का जो G20 सम्मेलन होगा वो भारत की अध्यक्षता में होगा। इसमें कितने कौन कौन से देश हैं इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यूरोपियन यूनियन 15 और इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, भारत, चीन, इटली, जर्मनी, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम। हमने ब्रिटेन तो लिख चुके हैं। मतलब ये 20 देश इसमें शामिल हैं। तो बारी बारी से जब ये अध्यक्षता संभालते हैं तो इन्हीं को सारी व्यवस्था करना पड़ता है। यानी कि G20 एक ऐसा समूह है जिसका अपना हेडक्वार्टर नहीं है, और जैसे जैसे इनको अध्यक्षता मिलती है ये उसकी अध्यक्षता का पूरा निर्वहन करते हैं और इन पे वैश्विक रूप से समझौता होता है। पहले शुरुआती दौर में इसमें केवल आर्थिक गतिविधियां चर्चित की जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे इस पर सारे मुद्दे अब चर्चा का विषय बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। तमिलनाडु में कृष्णागिरी और धर्मपुरी क्षेत्र को मिलाकर के तमिलनाडु सरकार ने 16.640 हेक्टेयर में फैली कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। कौन सा? 17वां वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक करके कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, और यह तमिलनाडु के साथ साथ कुछ क्षेत्र कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र लेता है। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।